नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हमारी राजनीतिक विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति का 4th चैप्टर भारत के विदेश संबंध के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ पाएंगे, चैप्टर का नाम ही है कि भारत के विदेश संबंध। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो भी चीज़ें फेस की, अपना संविधान बनाया, इलेक्शंस कराए, बहुत सारी चीज़ें की, विकास के बारे में अपनी नीतियां बनाई, नियोजित विकास किया। उसके बाद अब भारत ने अपने विदेशी संबंध स्वतंत्रता से पहले और बाद में किस तरह से स्थापित करना शुरू किया है, इस पूरे चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, भारत का होना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितना इम्पोर्टेंट है। भारत के सामने स्वतंत्र होने के बाद क्या क्या बड़ी चुनौतियां थी उस समय पे। वो समस्याएं थी कि भारत का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, किस तरह से भारत को वापस से एक देश के रूप में स्थापित किया जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई युद्धों का भी सामना करना पड़ा, जैसा कि हम जानते हैं 1962 47 से ही भारत के साथ युद्ध शुरू हो गए थे पाकिस्तान और चाइना की वजह से, और बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ा। और इससे की वजह से जो विदेश नीति थी भारत की, उसको गढ़ने में और ज़्यादा सहायता मिली इंडिया को। ये समझने आने की कोशिश की गई कि विश्व स्तर पर कौन हमारी विदेश नीति में हमारी सहायता कर सकता है और कौन हमारा दुश्मन बन सकता है। भारत का स्वतंत्र राज्य के रूप में जन्म विश्व युद्ध के समय पर हुआ, जब विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, 47 में इंडिया जो है स्वतंत्र हुआ। तो ये वैसा सा टाइम था जब बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था। इस तरह से भारत ने अपने विदेश की जो नीति थी उसमें अन्य राज्यों के सम्मान, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी महत्वता दी, क्योंकि वो समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज वाला था। 1947 का टाइम शीत युद्ध का टाइम था, दो महाशक्तियां भिड़ी हुई थी उस समय पे। तो भारत की जो मेन मोटो था, लक्ष्य था, वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति को महत्वता देना, सम्मान और संप्रभुता को बनाए रखना। इसमें अगला पॉइंट है कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो उसके घर के अंदर यानी घरेलू माहौल कैसा है और अंतर्राष्ट्रीय माहौल कैसा है, उस माहौल पर उस माहौल का उस देश पर क्या असर पड़ रहा है, उस असर पर डिपेंड करता है कि उस देश की विदेश नीति क्या होगी। कोई भी जो विकासशील देश है, कोई गरीब देश है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होना चाहता है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे में ये देश क्या करते हैं कि जो अपनी विदेशी नीति है उसमें बहुत ही सामान्य से लक्ष्यों को जोड़ते हैं, यानी कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपना देश का किसी भी तरह से सुरक्षा हो सके, बस इस तरह के टॉपिक्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? विकसित देशों का। तो विकासशील देश अपनी आर्थिक और सुरक्षा ज़रूरतों को किसके आधार पर तय करते हैं? जितने भी विकसित देश हैं उसके आधार पर तय करते हैं और एक तरह से उन पर आश्रित होने लगते हैं। और ये जो निर्भरता है उनकी विदेश नीति को समवेयर प्रभावित भी करती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए जो देश थे, उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता के लिए विदेश नीति को इन विकसित देशों के अनुसार ही बनाया। कौन से विकसित देश? जो कि दो विकसित देश थे उस टाइम पे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। आज के समय का रूस है ये सोवियत संघ। और क्योंकि उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और शीत युद्ध तुरंत शुरू हो गया था, तो उस समय पे जो आज़ाद देश हुए थे उन देशों ने अपनी जो विदेश नीति थी इन देशों के आधार पर बनाना शुरू कर दी। और विश्व इस टाइम पे दो टुकड़ों में विभाजित था, एक जो अमेरिका की साइड पे थे और एक जो सोवियत संघ के साइड पे थे। गुट निरपेक्षता की नीति। अब गुट निरपेक्षता की नीति क्या है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो दुनिया भर में जितने और देश हैं वो भी स्वतंत्र हुए थे, और वो सब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के इस वक्त पे खिलाफ थे, क्योंकि सभी देश अब स्वतंत्र होना चाहते थे। भारत भी इसी संघर्ष का हिस्सा था, क्योंकि भारत भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को सपोर्ट नहीं करता था। भारत भी इन्हीं सब चीजों से निकलकर अब फ्री हुआ था। ऐसे आंदोलनों का असर किस पर हुआ? अफ्रीका और एशिया के मुक्ति आंदोलनों पर पड़ा, क्योंकि एशिया की जो कंट्रीज हैं वो भी उपनिवेशवाद से छूट रही थी अब, और अफ्रीका की कंट्रीज भी। भारत की आज़ादी से पहले भी हमारे जो कई नेता थे वो अन्य राज्यों में मुक्ति आंदोलन चला रहे थे, मतलब इंटरनेशनली हमारे संबंध पहले ही बनने शुरू हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या बनाया इन्होंने? इंडियन नेशनल आर्मी का इन्होंने
गठन किया। इससे क्या साफ पता चल रहा था कि भारत के संबंध अब भारत के जो बाहर विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनसे बनने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से एक तरह से जो हमारी विदेश नीति थी उसकी शुरुआत होना शुरू हो गई थी। भारत का संबंध जिन उदात्त विचारों से था, इसका असर भारत की विदेश नीति पर भी देखने को मिला। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय विश्व जो था शीत युद्ध की मार झेल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हो चुका था और पूरा विश्व जो था दो खेमों में बटा हुआ था। तो विश्व जिन दो खेमों में बटा था वो कौन से खेमे थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। इनके मध्य सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक टकराव था। सिर्फ टकराव था, वो भी मानसिक लेवल पर। यहाँ पर कोई डायरेक्ट वॉर नहीं छिड़ा हुआ था। यह वह समय था जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी चरम पर थी, मतलब राष्ट्रों को दबाना और जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो उनके द्वारा जो छोटे राष्ट्र हैं उनको दबाकर उनको पूरी तरह से तबाह करना, इस तरह की नीति चल रही थी। और भारत को अपने राष्ट्र हितों को साधना था। भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ ही था। तो इस टाइम पर नेहरू की क्या भूमिका थी? जवाहरलाल नेहरू भी इस टाइम देश के प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। उन्हें विदेशी जो नीतियां हैं वो भी बनानी थी। तो देश का एजेंडा तय करने में नेहरू ने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अपनी निभाई। विदेश नीति में इनके क्या बड़े उद्देश्य थे कि संप्रभुता को बचाना था, अपने देश की संप्रभुता को बचाए रखना है, अखंडता को भी बनाए रखना है और देश का जो है तीव्र आर्थिक विकास किया जाए, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है और हमारे पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है इंटरनेशनल लेवल से। तो विदेश मंत्री होने के नाते उन्होंने इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा बल देना ज़रूरी समझा। भारत अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति किस तरह से करता? गुट निरपेक्षता में शामिल होकर। गुट निरपेक्षता क्या है कि हम ना तो सोवियत संघ की तरफ जाएंगे ना ही हम अमेरिका की तरफ जाएंगे। हम दोनों में से किसी भी बड़ी शक्ति के पीछे नहीं होंगे। हम अपने आप को गुट निरपेक्ष रखेंगे। कई बड़ी पार्टियों के जो नेता थे वो कहते थे जवाहरलाल नेहरू से कि हमें भारत को अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाना चाहिए। और ये विचार किसका भी था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही मानते थे कि भारत को जो है अमेरिका के तरफ चले जाना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ साथ ही कई साम्यवादी नेता और जो विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में जो है अमेरिका को अपने साथ रखना चाहिए। दो खेमों से दूरी, भारत ने इन दोनों खेमों से कैसे दूरी बनाई कि आज़ादी के बाद जो भारत का विश्व शांति का सपना था उसमें भारत ने गुट निरपेक्षता को भी ऐड किया। भारत ने जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें जितने भी तनाव थे उस समय पे, तो भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो शांति अभ्यास चल रहे थे सेना के, उसमें भारत ने अपनी सेना को भेजा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना हो सके भारत ने शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किए। और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सैन्य संगठन चलाए जा रहे थे भारत ने उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, उससे अपने आप को हमेशा दूर रखा। अमेरिका द्वारा एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बनाया जिसको नाटो कहा जाता है, और एक सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट नाम का एक संधि संगठन बनाया गया। भारत ने इनसे भी खुद को हमेशा दूर ही रखा। इन नेक्स्ट पॉइंट्स में हम यही देखेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। एक केस हुआ स्वेज नहर मामले पे 1956 में, उसमें भारत ने अपनी विश्वव्यापी विरोध दर्ज कराया जिसमें ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला कर दिया था। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा देश है और इसने मिस्र पर हमला कर दिया, तो भारत ने इसका विश्वव्यापी विरोध किया। लेकिन जब सोवियत संघ ने, जो कि शीत युद्ध का एक खेमा था, ने हंगरी पर हमला किया, तब भारत ने इसका सार्वजनिक कोई विरोध नहीं किया। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत जो है स्वतंत्र अपने विचार रखता है और दोनों खेमों के जो देश थे उनसे अनुदान और सहायता भी भारत ने प्राप्त की। 1950 में पाकिस्तान जब अमेरिका में शामिल हुआ तो ये चीज़ भारत को पसंद नहीं आई थी और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर बोली भी। तो इसके साथ, इसी वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते थोड़े ख़त्म होने शुरू हो गए, थोड़े ख़राब होने लगे। भारत की सोवियत संघ के साथ जो बढ़ती नज़दीकियाँ थी वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उस समय पे रशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे होने लगे थे, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसमें आगे है भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी चीज़ें की और अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अपने देश के अंतर्गत भी नियोजित विकास किया। और इस समय पे भारत में संसाधन आधार को कम करने पर बल दिया गया, जिससे निर्यात मामला जो था वो कम हो गया, उसकी प्रगति सीमित कर दी गई और भारत ने विश्व के साथ लेन देन अब बहुत कम कर दिया था। इसमें नेक्स्ट है एफ्रो एशिया एकता। भारत के आकार और शक्ति संभावना को देखकर नेहरू ने क्या प्लान बनाया कि हम
एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं जो अभी अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके साथ संपर्क बनाएंगे और यही हमारी विदेश नीति होगी। 1940 से 50 का जो दशक था उस समय पे नेहरू एशियाई एकता का समर्थन करते रहे। जितना भी एशिया के जितने भी देश हैं जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, नेहरू का मानना था कि हमें इन राष्ट्रों के साथ ज़्यादा संपर्क में रहना चाहिए। 1947 में ही अगस्त से कुछ महीने पहले ही मार्च में इन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी की और इन्होंने इंडोनेशिया को डच का जो औपनिवेशिक शासन है उससे आज़ाद कराने की भी मांग की और 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी इन्होंने इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने के लिए किया। तो भारत ने हमेशा ही औपनिवेशीकरण का जो है विरोध किया। इंडोनेशिया में एक बाडुंग जगह है। 1955 में एक एफ्रो एशिया सम्मेलन यहाँ पे हुआ। एफ्रो एशिया का मतलब है अफ्रीका और एशिया को जोड़कर ये शब्द बनाया गया है, एफ्रो एशिया। ये सम्मेलन हुआ जिसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सन याद रखना, 1955 में ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जितने भी नए अभी अभी स्वतंत्र हुए देश हैं, उनके बीच संबंधों को गहरा बनाने का प्रयास किया गया। बाडुंग सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। यहाँ पर ये आइडिया लग गया कि हम किसी भी राष्ट्र में शामिल नहीं होंगे। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ और किस वर्ष हुआ, तो कहाँ हुआ में आ जाएगा बेलग्रेड, और किस वर्ष में हुआ, ये सम्मेलन 1961 में हुआ और नेहरू ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या थे? तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, हमेशा से ही अखंडता को बनाए रखना, अपने देश का आर्थिक विकास करना, उसको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें जो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत भी एड ऑन। तो ये मूलभूत सिद्धांत क्या थे कि उपनिवेशवाद है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रजातीय भेदभाव है, साम्राज्यवाद है, इसका विरोध भारत हमेशा करता रहा है। वैश्विक शांति और संयुक्त राष्ट्र को लाभ पहुंचाना, ये संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पे बात हो रही है, यूएनओ, ये लाभकारी संस्थाएं हैं। इनको बढ़ावा देना और अपनी जो नीति निर्माण है, जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं उनके नीति निर्माण को स्वतंत्रता प्रदान करना। पंचशील समझौता यहाँ पे क्या था? भारत की विदेश नीति को करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू विश्व और पड़ोस के जितने भी देश हैं उन सभी के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना चाहते थे। तो चीन के साथ ये पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। चीन के प्रधानमंत्री के साथ पंचशील समझौता हुआ। इसके अंतर्गत किन 5 सिद्धांतों पर बात की गई? वो पहला था कि जो देश है वो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, मतलब एक दूसरे की सीमा रेखा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, बिना किसी कारण के एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण अस्तित्व का निर्माण होगा और एक दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि चीन भारत के मामलों में और भारत चीन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक दूसरे के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अगला पॉइंट है चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन का आक्रमण कब हुआ भारत पर? 1962 में। भारत और चीन की सीमा पर बस्तियां बनाए जाने और 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के कारण भारत के कई मुद्दों पर चीन के साथ विवाद बने हुए थे। तो भारत ने शुरुआत में तिब्बत को लेकर विरोध नहीं किया। तो चाइना जो था तिब्बत के कुछ हिस्सों पर इवन आज भी कब्जा किए हुए हैं और इसको लेकर भारत ने शुरुआत में कोई किसी भी तरह का विरोध दर्ज नहीं किया। लेकिन जब ये जो दबाव था चीन का उनकी संस्कृति को हानि पहुंचाने लगा, उसके बाद तिब्बत के धर्म गुरु गुरु दलाई लामा जब भारत में उन्होंने शरण ली, कब ली? 1959 में वो भारत में शरण लेने के लिए आए और इसके बाद चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत उसके विरुद्ध गतिविधियां कर रहा है और चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले भाग पर, और जो अक्साई चीन है, कश्मीर का जो हिस्से हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पीओके जो भारत के पास है वो वाला कश्मीर, पीओके जो पाकिस्तान के पास है और अक्साई चीन जो चाइना के पास है, उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। कौन कौन से हिस्सों पर? भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाला हिस्सा और अक्साई चीन, इन तीनों हिस्सों पर चीन अपना हक जमाने लगा। उस समय अरुणाचल प्रदेश किसके नाम से जाना जाता था? नेपाल के नाम से जाना जाता था।
चीन ने 1957 से 59 के समय में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर अवैध सड़क का निर्माण करने लगा। अक्साई चीन कश्मीर का हिस्सा जो चीन के हिस्से में है। हमले के वक्त भारत की स्थिति, तो 1962 में चीन ने दोनों तरफ से हमला किया। अरुणाचल प्रदेश का पूरा जो हिस्सा था अपने कब्जे में कर लिया, 1 हफ्ते के अंतर्गत ही। तो भारत ये युद्ध पहले हफ्ते में ही बुरी तरह से हार गया था। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्यों? क्योंकि भारत को ब्रिटेन और अमेरिका से जो है सैन्य मदद लेनी पड़ गई थी। जितने भी भारतीय सेना के जितने भी सैन्य प्रमुख थे वो अवकाश पर चले गए या कुछ ने अपना पद त्याग दिया। उस टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन, इनको भी अपना पद त्यागना पड़ा। इस टाइम पे भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में ही स्वतंत्रता के बाद से जो है कश्मीर को लेकर विवाद था। तो पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध और शांति के संबंध किस तरह से बने और क्या क्या चीज़ें हुई, जो ये युद्ध आज तक जारी है, ये विवाद आज तक जारी है। ये जो मसला था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अभी भी सुरक्षित है और इस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं बना है। दोनों देशों ने संघर्षों के बाद सहयोग संबंध कायम रखे हुए हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच बहुत सारे विवाद रहे और एक विवाद जो था वो था सिंधु जल नदी को लेकर एक विवाद था, जिस पर विश्व बैंक ने मध्यस्थता की 1960 में और एक सिंधु जल नदी संधि पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 1965 से इन दोनों देशों के बीच जो सैन्य संघर्ष थे वो शुरू हो गए। पाकिस्तान ने क्या किया? गुजरात के कच्छ में सैन्य हमला करा भारत पर, जिसके बाद भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। तो इस युद्ध को विराम कर पहुंचाने के लिए कौन गया? यूएनओ ने इसमें हस्तक्षेप किए और 1966 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? बांग्लादेश का 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ, जिसमें भारत के अंदर खुद बांग्लादेश से ही 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे। ये भारत की ओर से क्या था? एक मुक्ति संग्राम था बांग्लादेश का। और इसके बाद था 1999 का सबसे इम्पोर्टेंट कारगिल युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? कुछ अपने आप को मुजाहिदीन कहने वाले जो लोग थे वो भारत की कौन कौन सी नियंत्रण सीमा, द्रास, माशकोह, काकसर और बाल्टिस, इन एरियाज पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये कब्जा किसके थ्रू हुआ था? ये पाकिस्तान ने करवाया था। तो इसी को लेकर इस संघर्ष को छेड़ना पड़ा, जो कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कौन से वर्ष में हुआ था? 1999 पे। भारत की परमाणु नीति, तो भारत ने अपनी परमाणु नीति क्या बनाई, कैसे भारत ने इसको आगे बढ़ाया? 1974 के मई में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ये इम्पोर्टेंट है। और नेहरू ने देश के विकास के लिए आधुनिकता और प्रौद्योगिकी पर बल दिया कि सिर्फ आधुनिकता और प्रौद्योगिकी में ही स्ट्रॉन्ग होकर अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। भारत ने जो है निशस्त्रीकरण के लिए जो महाशक्तियां हैं उन पर जोर दिया। महाशक्तियां इस आज के समय पे अमेरिका है और रशिया है। इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों पर ये जोर दिया कि हम निशस्त्रीकरण को अपनाएंगे ताकि हम शस्त्रों को ज़्यादा यूज़ ना करें। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी ने अन्य देशों के सामने 1968 में एक परमाणु अप्रसार संधि की। इससे भारत ने खुले रूप में इसका विरोध किया। अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र अमेरिका और ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, इन्होंने कहा कि हम ऐसी संधि बनाएंगे जिसमें जिन्होंने भी 1968 से पहले अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है वो राष्ट्र अब परमाणु हथियार सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों को रखने का अधिकार होगा, और उसके बाद जिन्होंने भी अपना परमाणु परीक्षण किया है वो अब परमाणु हथियार अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो इसका भारत ने खुले रूप से विरोध किया और इसको भेदभावपूर्ण भी बताया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे शांतिपूर्ण बताया था और ये भी दावा किया था कि ये सिर्फ विश्व में शांति बहाली के लिए ही जो भारत है वो अणुशक्ति प्रयोग कर रहा है। भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत युद्ध करेगा तो परमाणु विस्फोटक का इस्तेमाल करेगा। भारत ने इसको हमेशा से ही शांतिपूर्ण कहा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या रहा? तो भारत ने 1974 में पहला और 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरे विश्व को क्या संदेश पहुंचा कि भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। भारत जो है अपनी परमाणु परीक्षण नीति में हमेशा ये बात साफ करता आया है कि भारत अपने पास परमाणु हथियार रखेगा लेकिन कभी भी इसका पहले प्रयोग नहीं करेगा। तो यही पहले प्रयोग ना करने की जो नीति है ये साफ भारत की
जो नीति है उसको दर्शाती है कि भारत विश्व स्तर पर कितना शांतिप्रिय देश है। भारत वैश्विक स्तर पर भेदभावहीन निशस्त्रीकरण के पक्ष में है और ये चाहता है कि जो हथियारों से मुक्त विश्व है उसको इसके थ्रू गढ़ा जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स चैप्टर वाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pariksha.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा परीक्षा पॉइंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।